जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल कामरान टसोरी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी और आज का वीलॉग सिर्फ उस दिलचस्प बात पे है। उनका ये कहना था कि मुकेश अंबानी जैसी शादी अगर पाकिस्तान में होती तो फौरी तौर पे नैब वहाँ पहुँच जाते। बात तो बड़ी दिलचस्प है लेकिन है बड़ी तल्ख, और ये एक तल्ख हकीकत है पाकिस्तान के अंदर। और इसका इजहार ना करना या इसके ऊपर मातम ना करना या इसको ठीक ना करना, मेरा ख्याल है ये बड़ी ज्यादती होगी। पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर अगर फ़र्ज़ कर लें आपने कोई कामयाबी हासिल कर ली है तो आपकी फैमिली से लेके पूरा माशरा आपके ख़िलाफ़ होगा। बल्कि मैं अक्सर जगहों पे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम में से हर शख्स एंटी प्रोग्रेस है। यानी अगर किसी जगह को प्रोग्रेस हो भी रही हो तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। बस अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपके गांव में अगर सड़क बननी शुरू हो जाए या आपके गांव के अंदर अगर स्कूल बनाना शुरू कर दे गवर्नमेंट, या आपके गांव के अंदर बिजली आ जाए, या आपके गांव में को पानी की स्कीम लॉन्च कर दी जाए, या आपकी जो सड़क है उसको खुला करने का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, तो सबसे पहले लोग उसके ऊपर एतराज़ करेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब मियां नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाने का ऐलान किया था, बल्कि मोटरवे स्टार्ट किया था, तो पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ था। यानी कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो कह रहा हो कि जी बड़ा अच्छा हो गया, कमाल हो गया, इससे तो कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, इससे ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा, इससे जीटी रोड्स के मुतबादल एक नई सड़क आएगी और ये तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा और हम सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ जाएंगे। कोई एक बंदा भी नहीं था सिवाय मियां नवाज शरीफ के। उस वक्त लोग बेतहाशा एतराज़ करते थे इस बात पे, और उसके बाद आज सब लोग उसका प्राइड ले रहे हैं। सेम इसी तरह अगर आज फ़र्ज़ करें कि नई रेलवे बनानी शुरू कर दी जाए तो फौरी तौर पर पूरी सोसाइटी उसके खिलाफ हो जाएगी कि ये देखें जी इतना फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और आप रेलवे जैसी अय्याशी कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर उसके ऊपर एतराज़ कर दिया जाएगा। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको सुनाता हूँ कि सैयद कायम अली शाह ने जो सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर होते थे, आज भी हयात हैं और बड़े माशाल्लाह सेहतमंद आदमी हैं। तो कराची में उनके दौर में बहुत ज़्यादा कचरा था, इतना ज़्यादा कचरा था कि लोगों को सांस की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो गई। और क्योंकि वो कचरा हवा की वजह से उड़ता था और कराची ज़ाहिर समंदर के किनारे आबाद है, तो जब समुद्र की हवा चलती थी तो पूरे शहर के अंदर से सारा कचरा इकट्ठा करके उसको हवा के अंदर ले जाती थी और फिर लोगों के फेफड़ों तक पहुंचा देती थी। और लोगों के घर गंदे होते थे, लोगों की गाड़ियाँ गंदी होती थी, लोगों के कपड़े गंदे होते थे, लोगों के लंग्स गंदे हो जाते थे, यानी सांस लेना मुश्किल था कराची के अंदर। तो एक बार मैंने शाह साहब से कहा कि शाह साहब ये तो कचरा आप उठाते क्यों नहीं, आप लाहौर देखें, वहाँ पे उन्होंने टर्किश कंपनी के साथ अरेंजमेंट किया है और वो आके पूरे लाहौर में से कचरा उठा दिया उसने और लाहौर को साफ़ कर दिया। तो आप लाहौर की पैरवी करें, कराची का कचरा साफ़ करें, किसी को ठेका दें और उसके बाद वो जो कचरा हो जाएगा साफ़ हो जाएगा, लोग सुख का सांस लेंगे। तो शाह साहब ने जवाब दिया, भाई मैं तो ये काम नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों जी, क्या वजह क्या है? शाह साहब ने कहा, भाई देखो बात यह है कि इस वक्त सब लोग ये कह रहे हैं कि जी कराची में कचरा बहुत है और इसको साफ़ होना चाहिए और आप लाहौर देखें वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन मैंने कचरा ख़त्म कर दिया यहाँ से, लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि देखें ये कितना करप्ट आदमी है, इसने हमारा इतना कीमती कचरा उठा के बेच दिया और इसने अरबों रुपए कमा लिए। तो शाह साहब का ये कहना था कि जिस दिन मैं साफ करूंगा यही लोग सबसे ज़्यादा मेरे खिलाफ होंगे और हो सकता है कि नैब का मुकदमा बन जाए और नैब मुझे बुला ले कि आपने इतना कीमती कचरा कहाँ बेचा है और हिसाब दें उसका। तो कहते हैं कि भाई मैं तो हिसाब से बचना चाहता हूँ, मैं ना नैब के हाथों फंसना चाहता हूँ ना ही लोगों का एतराज़ लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, कचरा है, इनका अपना है, खुद साफ़ कर ले। ये है बड़ी बुरी सी बात, लेकिन यकीन करें कि एक तल्ख हकीकत है कि हम सब जो हैं एंटी प्रोग्रेस है। जहाँ पे भी कोई प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी ना, सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो उससे पहले यहाँ पे बहुत ठीक ठाक किस्म की लोड शेडिंग होती थी। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी कि लोग 18-18 घंटे अंधेरे में बैठने पे मजबूर हो गए थे, आपको अगर याद हो तो। और मियां नवाज शरीफ आने के बाद उन्होंने दिन रात लगा के बिजली पूरी कर दी, जैसे भी की। और उसके बाद उनके ऊपर एतराज़ ये किया गया कि उन्होंने बड़े महंगे प्लांट लगा दिए हैं और इतने ज़्यादा पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। अब देखें बिजली ज़्यादा हो गई है और इस्तेमाल करने वाले कम हो गए हैं और ये सोचा नहीं गया था कि लोगों ने बिल भी देने। तो उनके ऊपर अब ये एतराज़ किया जा रहा है कि इन्होंने बिजली पूरी क्यों करते थे, जबकि उससे पहले 18-18 घंटे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो रही थी। ना कोई फैक्ट्री चल रही थी, ना कोई घर चल रहा था, ना कोई अस्पताल चल रहा था, ना कोई कॉलेज चल रहा था, ना कोई यूनिवर्सिटी चल रही थी।
क्योंकि हम एंटी प्रोग्रेस हैं, तो जब भी कोई प्रोग्रेस होगी तो हम सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये हमारी एक हकीकत है और ये सिर्फ हम नहीं होंगे बल्कि पूरी रियासत, जिसके अंदर रियासती इदारे भी शामिल है, वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। दूसरा, हम एंटी सक्सेस है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा सक्सेसफुल हो जाए, मसलन एक क्लास है छोटी सी और उसके अंदर एक बच्चा जो है उसने बड़ी जल्दी पिक किया, पिक करने के बाद वो बैक बेंचर था, वो आहिस्ता 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 तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने टॉप कर लिया। आप यकीन करें कि पूरी क्लास और पूरा स्कूल उस बच्चे के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे ने रिकवर कर लिया। आज भी अगर कोई आदमी माजूर है और उस माजूरी के बावजूद वो को कमाल कर देता है, वो एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर देता है, तो सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम माजूर है, तुमने ये कैसे कर लिया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी सब कुछ करने की, आराम से रेडी पे बैठते मांगते और उसके बाद ज़िंदगी गुजारते, इतनी मेहनत मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत थी। और इसी तरह आप कोई चीज़ मसलन फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई आलमी अवार्ड ले जाए, जैसे कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने नोबल प्राइज़ ले लिया और उस नोबल प्राइज़ के बाद आज तक वो पाकिस्तान नहीं आ सकी, कोई एक आध दौरे पे आई तो आई, लेकिन वो पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रही, क्योंकि हम सब उसके ख़िलाफ़ हैं और हम उसके इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि वो सक्सेसफुल हो गई, वो कामयाब हो गई। तो ये आप देखिएगा फिनामिना पाकिस्तान का। और तीसरा फिनामिना इससे ज़्यादा ख़तरनाक है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। वो फिनामिना ये है कि हम सब एंटी बिजनेस भी हैं, यानी कोई शख्स अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो सब लोग उसके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान का कोई एक भी इदारा ऐसा नहीं होगा जो उसको सपोर्ट करे, जबकि पूरी दुनिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पूरी सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है। सबसे पहली सपोर्ट जो मिलती है आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है कि भाई आप बिजनेस करें, बहुत अच्छी बात है, आप 2 4 5 10 लोगों को मुलाजमतें देंगे और जब लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी तो उससे सोसाइटी बदलेगी और सोसाइटी बदलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। और उसके मुकाबले में अगर आज आप पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दें, आप यकीन करें कि घर वालों से लेके और ऐवान सदर तक हर शख्स आपको जूते मारेगा। और अगर वो बिजनेस खुदा ना खास्ता चल पड़ा तो फिर आप एंड अप जो आपका ना वो बड़ा ख़तरनाक होगा। फिर आपको एम्प्लॉय भी तंग करेंगे, फिर आपको गवर्नमेंट भी तंग करेगी, फिर आपको टैक्स के महकमे भी आएंगे, फिर बिजली वालों के बिल भी बढ़ जाएंगे, फिर गैस वालों के बिल भी बढ़ जाएंगे। और इन सब से अगर आप बच गए तो आप अपने रिश्तेदारों से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि कोई ना कोई साला, कोई ना कोई बहनोई आपको टकर जाएगा और आप फिर उससे बच नहीं सकेंगे। और अगर अल्लाह का करना हुआ और अल्लाह ने मेहरबानी की और आप अगर उनसे भी बच गए तो फिर डाकुओं से तो नहीं बच सकते आप। यानी अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कहीं ना कहीं आपने फंसना ज़रूर है। आप एम्प्लॉइज़ के हाथों फंसेंगे, रिश्तेदारों के हाथों फंसेंगे, महकमों के हाथों फंसेंगे। और अगर आप इन सब से बच गए तो फिर भी आप किसी ना किसी डाकू के हत्थे ज़रूर चढ़ेंगे। और उसके बाद जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वाले हंस के कहेंगे जी छोड़ें जी सेठ साहब, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया हुआ है, अगर उसमें 2 4 5 10 करोड़ पे निकल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता। यानी उन सब का ख्याल ये होगा कि आपको फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लिहाजा आपके ऊपर जो डाका पड़ रहा है वो तो डाकुओं का हक है। और उल्टा फिर आपसे पुलिस वाले भी पैसे लेंगे और फिर अदालतों के अंदर भी आप खवार होंगे। तो ये पाकिस्तान का फिनामिना है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एंटी बिजनेस हैं, हम एंटी सक्सेस है, हम एंटी प्रोग्रेस है। जबकि अगर आप दूसरी दुनिया में जाके देखें तो आप हैरान ही रह जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि किसी के पास एक अच्छा आइडिया था, पूरी स्टेट ने, पूरी गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। मैं ओसाका सिटी जाता हूँ जापान में, तो वहाँ पे समंदर के किनारे 3 बड़ी खूबसूरत किस्म की आबादियाँ हैं, बल्कि अगर ये कहें कि वो 3 अलग शहर हैं जो ओसाका सिटी का हिस्सा हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि वो तीनों जो लोकेलिटीज़ डेवलप की हैं वो प्राइवेट कंपनीज ने डेवलप की हैं। और गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो 3 बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के मालिक थे उनको ऑफ़र किया कि हम आपको ये जगह दे देते हैं, आप इसे खुद डेवलप करें, खुद बेचें और उसके बाद हमें टैक्स भी दें। और उन्होंने इसके साथ एग्री कर लिया। एग्री करने के बाद उन तीनों कंपनीज ने ना सिर्फ इतनी शानदार वहाँ पे लोकेलिटीज़ क्रिएट कर दी, बल्कि अब वो अरबों डॉलर वहाँ पे टैक्स कमा के भी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि इनका कितना फ़ायदा है, गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारा कितना फ़ायदा है। और दूसरा, जब यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो कितनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगी और वो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा उसका। फिर ये बिज़नेस आएगा यहाँ पे, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने उसको फ़ायदा पहुँचाया। पिछले दिनों मैं तेहरान गया हुआ था। तेहरान के अंदर एक बॉम्ब लैंड के नाम से एक लोकेलिटी है, एक नेबरहुड है, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी ने डेवलप की। और गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को कहा कि आप यहाँ पे अगर मसनूई झील बना लें तो हम आपको साइडों की सारी ज़मीनें जो है कमर्शियल कर देते हैं, आप उसके ऊपर जो मर्ज़ी करें।
तो एक प्राइवेट कंपनी ने रावल डैम जितनी एक बड़ी झील तेहरान के अंदर बनाई, और वो 15 मीटर गहरी झील है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको इजाज़त दी, तो उसने फिर उस झील के किनारे तफरी की एक बहुत अच्छी जगह बनाई। वहाँ पे उसने मॉल बनाया, वहाँ पे उसने रेस्टोरेंट्स बनाए, वहाँ पे उसने काफ़ी शॉप्स बनाई, और उसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स की उसने एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्रिएट की। और फिर उसके साथ जो पीछे ज़मीनें थीं उन सबको गवर्नमेंट ने उसे कमर्शियल करने की इजाज़त दे दी, और वहाँ पे उसने अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बना ली। तो अब वहाँ पे अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे होटल्स हैं, वहाँ पे मॉल है, वहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो वो जगह जो थी पूरी की पूरी जो है वो डेवलप हो गई, जबकि उससे पहले वो एक वीराना होता था। तो गवर्नमेंट ने खुद ऑफ़र की एक प्राइवेट फर्म को, और प्राइवेट फर्म ने वहाँ पे कमाल कर दिया। अब इसी तरह आप इंडिया चले जाएँ, तो इंडिया में इस वक्त 276 बिलियनर है, यानी 276 बिलियनर है, और पाकिस्तान में एक भी नहीं है। अभी तक हम एक भी बिलियनर डेवलप नहीं कर सके जिसे हम इंटरनेशनल लेवल पे पेश कर सकें कि ये हमारा कारोबारी शख्स है, या ये वो आइकॉन है जिसने पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करके अपने आप को बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल किया था। तो जो 276 बिलियनर है, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने खुद अपने आप को डेवलप कर लिया? नहीं, वो डेवलप कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, और गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके अब वहाँ पे 276 एम्पायर्स खड़ी कर दी उन्होंने, बिजनेस एम्पायर। और वो बिजनेस एम्पायर्स हैं जिनकी वजह से अब जो इंडिया है उसके जो रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम $1 बिलियन के लिए IMF के सामने लेटे हुए हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, और वो हमारी नाक रगड़ रहे हैं, जबकि वहाँ पे तकरीबन 600 से लेकर $700 बिलियन उनके रिजर्व्स हो गए। और उनकी जो एक कंपनी है वो पाकिस्तान के टोटल जो रेवेन्यू है उसके बराबर वो रेवेन्यू कमा रही। तो वहाँ पे कैसे होगा? उसकी वजह ये थी कि स्टेट ने उनको सपोर्ट किया। तो मुकेश अंबानी जो खुद नहीं बना, स्टेट ने उसको बनने दिया। जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी अगर अपने आप को बनाना चाहे या एक अच्छा आइडिया लेके आए, तो हम उसकी टांगे काटना शुरू कर देते हैं। इतनी ज़्यादा टांगे काटते हैं कि उसको बिल्कुल बराबर कर देते हैं, और फिर वो अस्पताल के अंदर आखिरी सांसें लेके दुनिया से रुखसत होता है। जैसे मलक रियाज की मिसाल है कि उस दुबई में बैठे हुए बीमार हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने उनको काम नहीं करने दिया। और हमने उनको काम करने क्यों नहीं दिया? कि हम एंटी सक्सेस हैं, हम एंटी डेवलपमेंट हैं, हम एंटी बिजनेस हैं। और वो बिजनेसमैन भी था, वो डेवलप भी कर रहा था, प्रोग्रेस भी कर रहा था, और वो सक्सेसफुल भी था। लिहाजा हम सब उसके खिलाफ हो गए, और इतने खिलाफ हुए कि हमने कहा कि कट टू साइज़ करें, इसको बोना कर दें। अगर इसका कद बड़ा है तो इसको नीचे से काट के, ऊपर से काट के छोटा सा बोना कर दें, ताकि हमारे दरमियान हमारे जैसा लगे। तो चाइना की मैं मिसाल भी दूंगा। बड़ी अजीब सी बात है कि चाइना में 2005 में एक भी बिलियनर नहीं था। अब चाइनीज जो दुनिया में दूसरे नंबर पे बिलियनर्स हैं, अमेरिका के बाद चाइनीज की बारी आती है। और वहाँ पे कैसे डेवलप हुए? वहाँ पे भी इसी तरह लोग डेवलप हुए। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने, सोसाइटी ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इतना सपोर्ट किया कि अब जो उनकी कंपनीज हैं वो पूरी दुनिया के अंदर कारोबार कर रही हैं। और जो चाइनीज़ बिजनेस है उसने एक अपनी मार्केट क्रिएट कर ली हुई। यानी अगर आप अमेरिका के अंदर जाके उनका झंडा भी उठाते हैं तो उसके नीचे जो चिट लगी है तो उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। इस लेवल तक चाइनीज़ ने अपने आप को डेवलप कर लिया कि अमेरिका का झंडा भी मेड इन चाइना है। तो ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने फिर मौका दिया लोगों को। पाकिस्तान की ट्रेजेडी यही है कि हम किसी शख्स को डेवलप नहीं होने देते। वो आपकी फैमिली के अंदर है, और अगर उसका दिमाग डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का है तो हम उसको किल करते हैं, और अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो हम उसके रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं, और अगर वो कामयाब हो रहा है तो हम उसको ऐसा फुल स्टॉप लगाएंगे उसके सामने कि वो बेचारा जो है ना सिसकता दुनिया से रुखसत हो जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में पूरी दुनिया मुख्तलिफ है। वहाँ पे जब लोग प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो सोसाइटी उसको अप्रिशिएट करती है, सोसाइटी उसको अपना हीरो समझती है, सोसाइटी उसकी तस्वीर दीवारों के ऊपर लगाती है, सोसाइटी उसके ऊपर किताबें लिखती है, सोसाइटी उसके ऊपर प्रोपोगेट करती है कि ये देखें हमारे कितने लोग हैं जो डेवलप कर गए। अमेरिका को अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, उसकी 36,000 जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने बनाया। तो उन 36,000 कंपनियों का कमाल है कि आज अमेरिका सुपर पावर है। अब आप रशिया की तरफ चले जाएं, जब सोवियत यूनियन था तो वहाँ पे एक भी बिलियनर नहीं था, वहाँ पे बड़ी बुरी सूरत हाल थी। लेकिन आज आप देख लें कि तीसरे नंबर पे आते हैं रशियंस, जो दुनिया में अमीर तरीन लोग हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे उन्होंने लोगों को काम करने दिया। जब काम करने का मौका दिया तो लोग डेवलप कर गए। जब लोग डेवलप कर गए तो आज रशियंस भी उनको सपोर्ट करते हैं, आज रशियन भी उनको अपना लीडर मानते हैं। आप रशियंस भी उनकी तस्वीरें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जबकि उसके मुकाबले में आप सिर्फ यहाँ से दुबई चले जाएं तो दुबई में इस वक्त 17 लाख पाकिस्तानी हैं,
17 लाख पाकिस्तानी दुबई में बैठे हुए। और अब मसला ये है कि वो दुबई में क्यों बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि दुबई एक ऐसा छोटा सा मुल्क बन गया है कि जिसके अंदर सक्सेस की वैल्यू है, जिसके अंदर प्रोग्रेस की वैल्यू है और जिसके अंदर बिजनेस की वैल्यू है। तो वो आपको दावत देता है, जी आएँ जी बिज़नेस करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो 17 लाख लोग जो पाकिस्तान के अंदर अनसक्सेसफुल थे, जिसे पाकिस्तान की सोसाइटी ने, पाकिस्तान की स्टेट ने काम नहीं करने दिया, वो यहाँ से निकल के छोटी सी फ्लाइट लेके दुबई चले गए और वहाँ पे वो ठीक ठाक किस्म की शानदार ज़िंदगी गुजार रहा है और कोई मसला ही नहीं है। तो पाकिस्तान का ये अलमिया है कि हम किसी आदमी को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। और उस पर फिर मुझे ये कामरान टसूरी साहब की बात सही लगती है कि अगर मुकेश अंबानी यहाँ पे होते तो नैब उनके घर पहुँच चुकी होती, बल्कि नैब से पहले उनके साले और बहनों भी उनके घर पहुँच चुके होते, और उससे पहले उनके रिश्तेदार वहाँ पे पहुँच चुके होते, और उससे पहले पूरी स्टेट उसके घर पहुँच चुकी होती, और वो मुकेश अंबानी बन ना पाता। कुछ भी हो, मेरा नहीं ख्याल कि इतने इदारों को शिकस्त दे के पाकिस्तान के अंदर कोई अंबानी बन सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक डिप्टी कमिश्नर उनके लिए काफ़ी था, या फिर कोई इनकम टैक्स का एक छापा ही उसके लिए काफ़ी था। नैब की बात तो बड़ी बात की है जी। पहले तो हम किसी को अगर डेवलप करने देंगे, इस काबिल बनाने देंगे कि फिर जाके उसके ऊपर नैब अटैक कर सके, तो वो तो बड़ी बात की बात है। हम तो उसको डेवलप ही नहीं होने देते, और ये वो अलमिया है जिसने पाकिस्तान को आज बेगड़ बना दिया। और हम अगर इस मुल्क को वाकई बदलना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप 3 काम कर लें। आप पाकिस्तान को प्रो बिज़नेस करते हैं कि कोई भी शख्स एक बिज़नेस आइडिया लेके आ रहा है तो स्टेट को फौरी तौर पे उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। उसे कहना तू दुकान बनानी बना, लेकिन तुमने सिर्फ इतना % टैक्स दे देना है, और वो भी तुमने पहले 3 साल नहीं देने, और उसके बाद नहायत ईमानदारी से स्टेट को थोड़ा थोड़ा पैसे देते रहो ताकि स्टेट भी चलती रहे। और लेकिन हम आपको तंग नहीं करेंगे, ना हमारी तरफ से कोई तुम्हें तंग करने देगा किसी को। फिर हम इस सोसाइटी को प्रो सक्सेस कर रहे हैं। डे 1 से जो शख्स सक्सेसफुल हो रहा हो, पूरी सोसाइटी को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ पे कोई आदमी उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट दे, फौरी तौर पे पूरी सोसाइटी को स्नैप करना चाहिए कि खबरदार तुमने इस बच्चे के खिलाफ को बात की, क्योंकि वो तो बड़ा ज़बरदस्त है, वो एक्सेल कर रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो जब हम प्रो सक्सेस हो जाएंगे तो उससे भी सोसाइटी के अंदर तब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, और इसके साथ साथ हम प्रो डेवलपमेंट या प्रो प्रोग्रेस हो जाए। यानी जहाँ पे कोई प्रोग्रेस हो रही है हम फौरी तौर पे उसको अप्रिशिएट करें और उसके साथ खड़े हो जाएं। अगर कोई बंदा आपकी टूटी हुई नाली को ठीक कर रहा है तो फौरी तौर पे कम से कम सोसाइटी के लोग सामने आएँ और उस गली के लोग सामने आए और उसे अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। बाजी वाह हाजी साहब, बड़ा अच्छा काम किया आपने, गली बना रहे हैं या गली की नाली ठीक करवा रहे हैं। बजाय इसके कि खड़े होकर कहें कि हाजी साहब ये उल्टी टेढ़ी ईंट क्यों लगा रहे हैं आप इसके साथ, और जो आप मसाला लगा रहे हैं वो तो प्रॉपर है ही नहीं और ये तो टूट जाएगा। तो उसके बजाय जो है सब लोग कहेंगे जी बहुत अच्छा है और हम आपके साथ शामिल हैं, हम आपके साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। हमें बताएं क्या हम ईंटें लेके आएँ, सीमेंट लेके आएँ, और ये अगर नहीं है तो हम आपके साथ यहाँ पे खड़े होकर आपकी हेल्प करते हैं। तो जब हम प्रो प्रोग्रेस होंगे तो फिर सोसाइटी बदलेगी। तो 3 आदतें हमने डालनी हैं। हमने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना है, सक्सेस को तस्लीम करना है, और हमने बिज़नेस को दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत समझना है। ये सिर्फ 3 काम हो जाएं तो आप यकीन करेंगे पाकिस्तान में एक मुकेश अंबानी क्या 4000 मुकेश अंबानी पैदा हो जाएंगे।